सर आई बिलीव आज का अखबार आपने पढ़ा होगा, सो क्या हेडलाइन पढ़ी आपने आज? ये देखिए सामने है इंडियन एक्सप्रेस मेरे, जिसमें लिखा है कि योगी साहब ने कहा है खालिद फादर हैचिंग कंस्पिरेसी विद अखिलेश यादव। तो ये पढ़ के मुझे हंसी आई और ये ख्याल हुआ कि ये योगी साहब का फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, और ये फ्रस्ट्रेशन इस बात की दलील है कि उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि वो इलेक्शन हारने वाले हैं। और अब वो जिस सतह पर उतर आए हैं इस काम के लिए कि वो अगर हमारी कोई बात अखिलेश यादव से हो रही है, कोई गठबंधन की बात हो रही है, तो उससे इतना परेशान हो गए वो कि वो उसमें कंस्पिरेसी ढूंढ रहे हैं कि कोई कंस्पिरेसी हम कर रहे हैं और वो कंस्पिरेसी जो है वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर की जा रही है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, बिल्कुल एक भोंडा मजाक है जो उन्होंने हमारे साथ किया है। जहाँ तक वेलफेयर पार्टी का ताल्लुक़ है, वेलफेयर पार्टी पिछले 11-12 साल से इस देश में काम कर रही है। उसकी राजनीति मूल्यों पर आधारित होती है और वो एक वेलफेयर स्टेट के लिए काम कर रही है। और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसने कभी भी किसी पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी की बात नहीं की है, सबकी बात की है, सबको साथ लेकर चलने की बात की है। हमारी पार्टी बुनियादी तौर पर इस देश के अंदर एक ऐसा विकल्प खड़ा करना चाहती है जो समाज के अंदर जो कम्युनल, क्रिमिनल, अवसरवादी और करप्ट पॉलिटिक्स है उसको रिप्लेस किया जाए, और यहाँ पे ऐसा लोकतंत्र हो जो पार्टिसिपेटिव हो, इंक्लूसिव हो। यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उनका यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पब्लिक के दरमियान। तो ये जो इल्ज़ाम लगाया है इन्होंने बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम। जहाँ तक उमर खालिद का ताल्लुक़ है, हर आदमी जानता है, दिल्ली में भी और दिल्ली से बाहर भी और पूरे देश में और देश से बाहर भी, उमर खालिद एक एक्टिविस्ट है जो समाज की इश्यूज़ पर लड़ाई लड़ता रहा। और ये जो दिल्ली के दंगे थे, किसने कराए थे, क्यों कराए थे, ये बात भी सबको मालूम है। पुलिस की चार्जशीट चाहे जो भी हो, लेकिन हर आदमी, कॉमन आदमी भी जानता है कि दिल्ली के दंगे किसने करवाए थे और क्यों करवाए। उमर खालिद को बेबुनियाद इल्ज़ामात पर फंसाया गया है और हमें उम्मीद है आज नहीं तो कल वो बाहर आ जाएंगे, इल्ज़ाम साबित नहीं हो सकेगा। लेकिन हम योगी साहब से ये कहना चाहते हैं, अगर उनका ख्याल है कि उमर खालिद दिल्ली के दंगे भड़काने वाला है, तो अगर उस पर से इल्ज़ाम से वो बरी हो जाएगा तो वो इल्ज़ाम को योगी साहब को ले लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। और ये हमारे यहाँ का इस्टेब्लिश्ड कानूनी उसूल है अदालत का कि ए पर्सन इज़ इनोसेंट अनलेस ही इज़ प्रूव गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ से गिल्टी नहीं हुआ तो उस पर चाहे कितना ही ख़तरनाक इल्ज़ाम लगा दिया जाए, वो इनोसेंट है जब तक कि अदालत से उस पर इल्ज़ाम साबित न हो। तो इसलिए ये बेबुनियाद बात है जो उन्होंने उमर के बारे में कही। दूसरी बात उन्होंने उमर के बारे में ये कही कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी हैं। पहली बात तो ये कि टुकड़े टुकड़े गैंग कौन सा है, ये पार्लियामेंट से हमने RTI मालूम किया तो उन्होंने कहा ऐसा कोई गैंग हमारे इल्म में नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो JNU केस है, JNU केस को आज 5 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक के उस केस में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है कोर्ट के अंदर। केस चलना तो दूर की बात है, चार्जशीट दाखिल नहीं की है। अगर आपका ख्याल है कि कोई ऐसी बात हुई थी जो आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे और कुछ ऐसा था, तो आप केस चलाइए ना। अगर आपके अंदर दम है तो आप केस चलाइए। लेकिन अमित शाह साहब हों या योगी आदित्यनाथ हो, ये सिर्फ भड़काऊ बातें करते हैं, ये सिर्फ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हैं, ये सिर्फ समाज को डिवाइड करके, पोलराइज करके अपना वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, हमारा देश जो है एक बहुत ही प्लूरल देश है। हमारा देश जो है वो विकास की बात समझता है। वो भड़काऊ भाषण में एक आध बार तो आ जाएगा, एक आध बार तो वो बहक जाएगा, लेकिन ये कि आप उसको परमानेंटली ऐसे नारे लगाकर, ऐसी बातें कह के उसको यानी आप। सर आई लाइक टू इंटरप्ट देयर। सर एक आध बार से कुछ ज़्यादा हो चुका है हमारे देश में अब ये चीज़ें। 2014, 2019 सो कुछ तो पैटर्न चल रहा है ना हमारे देश में, तभी जनता फंस रही है। चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, त्रिपुरा हो, अब बांग्लादेश को लेके त्रिपुरा में क्या हो रहा है। देखिए, जहाँ तक 2014 में जो मोदी साहब आए थे तो वो विकास की बात करके आए थे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात उन्होंने कही थी। अच्छे दिन आने की बात कही थी, 2 करोड़ जॉब की बात कही थी, किसानों को MSP देने की बात कही थी।
ये डेवलपमेंट के इशू पे उन्होंने 2014 का इलेक्शन लड़ा था। उस वक्त कोई कम्युनल बात नहीं कही थी, लेकिन 2019 का जब इलेक्शन आया तो उनके पास कोई उपलब्धि नहीं थी दिखाने के लिए कि जो बातें हमने कही थी उसमें हमने क्या काम किया। तो उस वक्त उन्होंने दूसरा कार्ड खेला। तो ये जो कम्युनल कार्ड है ये एक बार चल सकता है, बार बार नहीं चला सकते आप। यानी पब्लिक को आप बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एक बार 2 बार आप कर देंगे, उसके बाद नहीं हो सकता है। हमें उम्मीद है कि 2024 में पता चल जाएगा पब्लिक को कि ये इस सरकार का डेवलपमेंट एजेंडा कितना वीक है। हमारा देश में जो महंगाई की दर है वो कहाँ पहुँच गई है, पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो कहाँ से कहाँ चले गए हैं, और कोविड को जिस तरह से मिसमैनेज किया है सरकार ने वो भी सबके सामने, वैक्सीन के मामले किस तरह मिसमैनेज किया गया वो भी सबके सामने, फिर लॉकडाउन में जिस तरह से इतने बड़े पैमाने पर लोग माइग्रेंट वर्कर बेरोज़गार हुए और लोग बेरोज़गार हुए वो भी सबके सामने। उसके लिए कोई वो नहीं है। पीएम केयर फंड बना लिया, और पीएम केयर फंड के बारे में आप आज ये कहते हैं कि वो सरकार का ट्रस्ट नहीं है, वो है प्राइवेट ट्रस्ट है। और पीएम केयर फंड क्यों नाम है उसका, और आपने पैसा बटोर लिया उसका, आप वो भी दे रहे नहीं आरटीआई के उससे कि नहीं वो हम नहीं देंगे। तो ये जो बातें हैं ये शो करती है कि आप बार बार किसी आदमी को, देश की जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हमारा अंदाज़ा है कि 2022 में योगी सरकार और 2024 में मोदी सरकार का खात्मा। सर, सुबह पहले इतनी बड़ी हेडलाइन आना, और आपसे रिलेटेड आपको क्यों लगता है, इज इट बिकॉज ऑफ उमर खालिद कि इन्हें ऐसा एक वापस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बनाना था, हेडलाइन में आना था तो उन्होंने दे दिया? देखिए, असल में मैं तो आपको फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कुछ इन्होंने किया है, ये बात हमारी अखिलेश यादव से 2 अक्टूबर को मुलाकात हुई थी, और आज जो है वो 22 अक्टूबर है। तो 20 दिन तक आपने क्यों इंतज़ार किया? तो इसका मतलब ये है कि उनको ये अंदाज़ा हो रहा है कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश का माहौल अखिलेश यादव के हक़ में बनता जा रहा है, और उनको ये लग रहा है कि हमारी ज़मीन नीचे से खिसक रही है। तो अब उनको ये मुद्दे मिल रहे हैं उठाने के लिए, तो उन्होंने ये मुद्दे निकाले। और मेरा बैकग्राउंड देखकर ये देखा कि मैं तो उमर खालिद का फादर हूँ। भाई, मैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। 11 साल से ये पार्टी काम कर रही है। देश के अन्य भागों के अंदर उसने इलेक्टोरल यानी सक्सेस भी हासिल की है। तो आज अगर आप उसको बात ये कहते हैं कि साहब वो एक कंस्पिरेसी बना रहे थे, तो कौन आप इस पर बिलीव करेगा? ये मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये इनका फ्रस्ट्रेशन है जो उसने इस शक्ल में सामने आ रहा है। इज इट ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर कम्युनिटी की कॉन्स्पिरेसी ऐड हुई है? देखिए, हमारी पार्टी जो है, देखिए मैं ज़ाहिर है कि एक कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, लेकिन पार्टी किसी कम्युनिटी की पार्टी नहीं है। वेलफेयर पार्टी एक प्लूरल पार्टी है जिसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब धर्मों के लोग उसमें मौजूद है, दलित भी है, आदिवासी भी है। पार्टी की ऑफिस बियरर्स के अंदर भी ये रिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये कहना कि साहब वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की वजह से हमको टारगेट किया गया, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी, वेलफेयर पार्टी पर ये इल्ज़ाम कोई नहीं लगा सकता। वेलफेयर पार्टी इज ए प्लूरल पार्टी। सर, अभी लखीमपुर खेरी इंसिडेंट के बाद यूपी बीजेपी चीफ ने, स्वतंत्र ने, इन्होंने ये बोला था कि इन सब का कोई कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा यूपी पोल्स में। नहीं, ये तो यूपी पोल, यानी जब पोल होंगे तो पता चल जाएगा आपको। आप ये कहना चाहते हैं कि आप किसानों के साथ जो भी करना चाहें करें, उनके खिलाफ कानून बना लें, उनको एमएसपी देने से इनकार कर दें, और उन पर फिर जब वो उसके लिए धरना प्रदर्शन करें तो उन पर गाड़ी चढ़ा के उनको मार दें, और उसके बाद भी कुछ नहीं होने वाला है। तो इतने बेहिस नहीं है उत्तर प्रदेश के लोग। उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में अगर आप ये समझते हैं कि आप चाहे कुछ भी कर दें, जनता को मार दें, उनके राइट छीन लें, उनको जेलों में बंद कर दें, उनके ह्यूमन राइट्स पे हाथ डाल दें, औरतों का बलात्कार हो जाए, दलितों के साथ जुल्म हो, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता उस पर कोई आवाज़ ना उठाए, उसका कोई बदला ना दे आपको, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये अगर ऐसा होता है तो हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा, यानी फिर आप ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के लोग बेहिस लोग हैं, उनको कोई असर नहीं होता है सब चीज़ों का। ऐसा नहीं है। हमारा मानना ये है कि इसका असर आपको 2022 के इलेक्शन में नजर आ जाएगा। माय लास्ट क्वेश्चन इज, आपका और समाजवादी पार्टी का अलायंस, व्हाट्स द नेचर ऑफ दैट? देखिए, अखिलेश यादव जी के साथ में हमारी 3 मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं, और आखिरी मुलाकात में हमारे दरमियान इस बात पर सहमति हो गई कि हम लोग एक गठबंधन में शामिल होंगे,
अखिलेश यादव साहब के साथ में, और हम इलेक्शन लड़ेंगे साथ में ही, और हम कुछ सीटें भी उनसे लेंगे। इन बातों पर हमारी सहमति हो गई है, तो ये होगा। लेकिन बहरहाल देखिए, असल इशू ये नहीं है कि हम सीट लेते हैं, कितना लड़ते हैं। हमारा असल मुद्दा ये है कि कमनल सरकार को जाना चाहिए और इंसाफ पर मबनी सरकार को वापस आना चाहिए। सर, आप लोग किस मुद्दे पे बात करेंगे इस इलेक्शन में? देखिए, हम तो पब्लिक के इशूज़ बात करेंगे। पब्लिक, उत्तर प्रदेश की जनता जिन समस्याओं को फेस कर रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, वो उन तमाम समस्याओं को हम उठाएंगे। उसे उठाएंगे नहीं, बल्कि हम ये बताएंगे कि अगर अखिलेश यादव की सरकार आती है तो इन समस्याओं का किस तरह से समाधान किया जाएगा। गरीबों के सिलसिले में, विमेन प्रोटेक्शन और डिग्निटी के सिलसिले में, महिलाओं के सिलसिले में, और आपके अल्पसंख्यकों के सिलसिले में, और जितने भी लोग हैं समाज के, जितने वर्ग हैं, उनको कैसे हम देखिए, पहली बात तो ये कि हमने ये बात अखिलेश यादव से कही है और उन्होंने इस बात से सहमति मानी है कि हम ये बात बताएंगे, आने वाली ये सरकार जो होगी वो इंक्लूसिव सरकार होगी, वो सबकी सरकार होगी। वो किसी एक कम्युनिटी की, किसी एक कास्ट की सरकार नहीं होगी, बल्कि उत्तर प्रदेश में जितने लोग रहते हैं सबकी उसके अंदर भागीदारी होगी। एक ऐसी इंक्लूसिव सरकार होगी जो सबके साथ इंसाफ करेगी। एक ऐसी इंक्लूसिव सरकार होगी जो समाज के दबे हुए, पिसे हुए, कुचले हुए लोगों को ऊपर उठाने का काम करेगी। एक ऐसी सरकार होगी जिसमें महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, उनको आदर और सम्मान मिलेगा। एक ऐसी सरकार होगी जो बुनियादी जो इश्यूज़ हैं, जो पब्लिक फेस कर रही है, हेल्थ का इशू है, पावर्टी का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है इस वक्त, जो उत्तर प्रदेश के अंदर भी और पूरे देश में भी लोग फेस कर रहे हैं। हम उन तमाम मुद्दों का समाधान करेंगे। ये इसी बुनियाद पर हमने अखिलेश यादव से हाथ मिलाया।